नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। बड़ा मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। आज बड़ा मुद्दा में बात होगी देश के अन्नदाता की, किसानों की, किसान आंदोलन की। 26 जून को किसान आंदोलन को 7 महीने पूरे हो जाएंगे। इस मांग को लेकर कि सरकार तीनों कानूनों को निरस्त करे, जिसके बारे में सरकार कहती है कि ये किसानों के हित में है। इससे किसानों की स्थिति में सुधार होगा। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हैं। 12 दौर की बात हो चुकी है, लेकिन अब पिछले 5 महीने से सरकार और किसानों के बीच कोई बात नहीं हुई। आखिरी बात 22 जनवरी को हुई थी, लेकिन उसके बाद से अब तक कोई भी बात नहीं हुई। अब आगे बात होगी भी या फिर नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बड़ा बयान दिया है। क्या कहा है वो बयान भी आपको बताएंगे, और बड़ा मुद्दा में पूछेंगे सरकार और किसानों से कि अब आगे क्या होगा। बीते शुक्रवार को ग्वालियर में नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान संगठन आधी रात को भी उनसे संपर्क करें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन साथ में यह भी कहा कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे। कानूनों को वापस लेने के अलावा हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल यह है कि फिर बात होगी किस पर, क्योंकि किसान तो कह रहे हैं कि हम सिर्फ कृषि कानूनों को निरस्त चाहते हैं, इससे कम में हमें किसी पर बात नहीं करनी। 30 जनवरी को प्रधानमंत्री ने यह जरूर कहा था कि हम सिर्फ फोन कॉल की दूरी पर हैं, लेकिन फोन कॉल कौन करेगा, सरकार या फिर किसान? यह भी तो बड़ा सवाल है। अच्छा, इस बीच कल एक खबर सामने आई कि भारतीय किसान यूनियन का एक गुट, भारतीय किसान यूनियन भूपेंद्र सिंह मान गुट, कृषि कानूनों को किसानों के लिए फायदेमंद बता रहा है। आपको बता दें कि ये वही भूपेंद्र सिंह मान हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई 4 सदस्यीय कमेटी का मेंबर चुना गया था, और इन्होंने बाद में इस कमेटी से अपना नाम वापस ले लिया था और यह भी कहा था कि मैं किसानों के हितों के साथ समझौता नहीं कर सकता, मैं पंजाब और किसानों के साथ हूं। अब इसी गुट की तरफ से मुख्यमंत्री को कुरुक्षेत्र में जनसभा करने का न्योता दिया गया है। भारतीय किसान यूनियन भूपेंद्र सिंह मान गुट के प्रदेश अध्यक्ष गुनी प्रकाश ने कहा कि हम मुख्यमंत्री का कार्यक्रम करवाएंगे, और अगर किसी ने विरोध किया तो हम अपने तरीके से उससे निपटेंगे। देखिए, एक तरफ आंदोलनरत किसान हरियाणा में गठबंधन सरकार के हर कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं, बीजेपी जेजेपी के किसी भी नेता के कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं, नेताओं को जनता के बीच तक नहीं जाने दे रहे। ऐसे में कल हरियाणा कैबिनेट की एक बैठक हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधायकों को ये निर्देश दे दिए कि आप इस आंदोलन की चिंता मत करो, आप फील्ड में जाओ और केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो फैसले लिए गए हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा जानकारी लोगों तक पहुंचाओ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान आप सुनिए, उसके बाद मेहमान जो हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे आपका परिचय कराऊंगे। चर्चा की शुरुआत करें। बहुत हमारा तो कहना कि जो इस समय मुट्ठी भर जो लोग हैं आंदोलन को जो समर्थन दे रहे हैं, उनकी कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है। आम किसान जो है उनको इन कानूनों से कहीं कोई विरोध नहीं है, सब अपने सहज गति से उन्होंने अपनाया हुआ है। सबको पूरे लाभ किसानों के मिल रहे हैं, पेमेंट डायरेक्ट मिल रही है, किसान कहीं भी कोई चीज़ बेचने के लिए स्वतंत्र रहता है, इसको पसंद कर रहे हैं। इसलिए अधिकांश किसान तो इसको पसंद कर रहे हैं, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जिनको अपना कोई ना कोई एजेंडा उनका है, जिसके कारण से उसका विरोध कर रहे हैं। चलिए, मेहमानों से आपका तारुफ मैं कराऊंगी, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चला देते हैं। वो आप देखिए कि अब तक कितनी बार सरकार और किसानों के बीच बात हो चुकी है। पहला दौर था 14 अक्टूबर, कृषि सचिव के साथ बैठक का बहिष्कार किया था किसानों से ने कि हम नहीं कृषि सचिव से बात करेंगे। दूसरा दौर 13 नवंबर, 7 घंटे बातचीत चली लेकिन बेनतीजा। तीसरा दौर 1 दिसंबर, एक्सपर्ट कमेटी बनाने की मांग को नामंजूर कर दिया। चौथा दौर 3 दिसंबर को, जब 7.5 घंटे तक बैठक चली लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। पांचवा दौर था 5 दिसंबर को, यहां पर भी बैठक बेनतीजा रही। छठा दौर 8 दिसंबर को अमित शाह के साथ एक अनौपचारिक बैठक किसानों के साथ हुई थी। सातवीं बार 30 दिसंबर को 2 मुद्दों पर बात बन गई थी, लेकिन 2 पर मतभेद जारी था। आठवीं बार 4 जनवरी को 4 घंटे तक बात हुई, लेकिन कोई हल इसमें भी नहीं निकला। 9वां दौर 8 जनवरी को दोनों पक्ष अड़े, एक नई तारीख का ऐलान कर दिया गया। 10वां दौर 15 जनवरी को 4 घंटे तक बैठक चली, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। 11वीं बार 20 जनवरी को बात हुई, कानून स्थगित करने की बात सरकार ने कही, लेकिन किसान नहीं माने। 12वां दौर 22 जनवरी को किसानों ने प्रस्ताव को खारिज किया
और उसके बाद से लेकर अब तक यानी कि 5 महीने पूरे हो चुके हैं, कोई भी बात सरकार और किसानों के बीच अब तक नहीं हुई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सरकार और किसानों के बीच अब बात होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो शुरुआत कौन करेगा और कब होगी, क्योंकि अभी तक किसी भी तरीके की ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल रही है कि सरकार ने किसानों को न्योता दिया है या किसानों की तरफ से सरकार को कॉल किया गया है बातचीत के लिए। बात कब बनेगी, जब बात होगी, लेकिन बात होगी कब, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अच्छा, बीते 7 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है, 7 महीने होने वाले हैं, 26 जून को 7 महीने का वक्त पूरा हो जाएगा। इन 7 महीनों में कई तरीके की खबरें सामने आई, खबरें ऐसी भी सामने आई जिन्होंने सीधा किसान आंदोलन पर सवाल उठाए, कई तरह के सवाल। लेकिन उसके बावजूद भी किसान ये मानने को तैयार नहीं है कि हमारा किसान आंदोलन किसी भी तरीके से भटका है। वो कह रहे हैं कि हम एकदम सटीक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ किसान नेता राकेश टिकैत के कई बयान आपने सुने, और इस बार उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हमारा आंदोलन 2024 तक जारी रहेगा। एक बयान में उन्होंने ये कहा कि कृषि कानून तो भारत सरकार वापस लेगी, चाहे अब की सरकार ले या फिर आने वाली नई सरकार ले। ये बयान राकेश टिकैत की तरफ से दिया गया। ऐसे में सवाल ये है कि क्या राजनीतिक रूप लेता जा रहा है किसान आंदोलन? 2024 का जिक्र जो राकेश टिकैत की तरफ से किया गया है, इसके मायने क्या निकाले जाएं? तो आज इन तमाम सवालों पर चर्चा होगी। 4 मेहमान इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले आपसे परिचय करा देती हूं। गुनी प्रकाश हैं प्रदेश अध्यक्ष भाक्यू भूपेंद्र मान गुट के, शुभेंदु शेखर अवस्थी हैं प्रवक्ता बीजेपी के, चंद्रमोहन शर्मा हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, और अब से कुछ ही देर में भाक्यू चढ़ूनी ग्रुप से प्रवक्ता प्रिंस वड़ैच मेरे साथ जुड़ेंगे। 3 मेहमान जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है तीनों ही मेहमानों का। सबसे पहले शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, आप ही से शुरुआत कर लेती हूँ। नरेंद्र तोमर ने बयान दिया ग्वालियर में कि हम आधी रात को भी किसानों के साथ बात करने के लिए तैयार हैं, किसान जब कॉल करें तब हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन कृषि कानून वापस नहीं होंगे, इसके अलावा और किसी भी मुद्दे पर हमसे बात कर लीजिए। ये क्लियर कीजिए कि फिर बात किस पर करें। किसान तो कह रहे हैं कि आप कृषि कानून वापस लीजिए, और सरकार ये कह रही है कि आप इसके अलावा किसी भी मुद्दे पर बात कीजिए। पूजा जी, मैं इसको आपके चैनल के माध्यम से दोबारा बताना चाहता हूँ कि जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं वो लोग किसान नहीं हैं, किसानों के दलाल हैं। ये आर द यूनियन, और वो सब पॉलिटिकल यूनियन है। 11 यूनियन बैठी हुई हैं, और जिसमें से 5 यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी की हैं, 2 अकाली दल की हैं, एक कांग्रेस की है, एक कहते हैं ये आप पार्टी की है। तो इन यूनियन को तो हम क्या समझाएं? कानून में क्या चेंज होना है? सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी, तब भी चेंज नहीं हुए। 12 बार हम लोग बैठ चुके हैं, 11 बार एटलीस्ट। हर जगह पे एक्सपर्ट कमेटी बनाने के भी मांग को मंजूर कर दिया, हर चीज को। तो समझाए किसको? यदि ये किसान होते तो समझते। किसान तो अपनी खेत में है, वो तो खेती कर रहा है, एमएसपी पर उसने इतना सारा सामान खरीदा है, मैक्सिमम हाईएस्ट परचेज हुई है एमएसपी पर। मेरा ये कहना है कि किसानों की ये तीनों कानून जो है बिल्कुल ठीक है, और कानूनों की इन व्यवस्थाओं पर यदि केस टू केस इसमें क्या खराब है कोई बताने को तैयार नहीं, क्योंकि ये जितनी यूनियंस हैं कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी की या टिकैत साहब की हैं। अच्छा, इसलिए शुभेंदु जी, आप ये कह रहे हैं कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसान ही नहीं है? हाँ, किसान यूनियंस है। इतनी बड़ी संख्या में जो आंदोलनकारी वहां पर बैठे हुए हैं, आपको लगता है वो तमाम यूनियंस हैं, उनमें कोई भी किसान नहीं है? बिल्कुल, जो किसान नहीं है, मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ, ये यूनियन है, इनके पास कोई खेत नहीं है। या तो ये किसी को खेत देके वो लोग पटाई पे खेत पे काम कर रहे हैं, ये यूनियंस के लोग हैं। और ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। यदि किसान होते तो समझ जाते बात, बाकी लोग किसान को समझाने के कोई मतलब ही नहीं है। फिर बात करने के लिए आप किसको बोल रहे हैं? नरेंद्र तोमर कह रहे हैं बात कीजिए, आधी रात को किसान बात करें। हम तो यूनियन से भी बात करने की तैयार हैं, पर यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी। नहीं, शर्तों के साथ बात करेंगे, बिना शर्तों के बात नहीं होगी। देखिए, कानून तो चेंज नहीं होगा। यदि ये देश को, दिल्ली के बॉर्डर को वहां पे रोककर ये चाहते हैं कि हम इनको ब्लैकमेल करके जो किसानों के हित में जो कानून बना है उसको खत्म कर ले, तो
ये आज 8 महीने में इन्होंने देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी और जो ये कह रहे हैं अगली सरकार, तो अगले 20 साल वो कोशिश करे रहे नहीं, और ऐसे ठीक बैठे है। रहे। 7 आप महीनों में सरकार 7 महीनों में अगर उन्होंने देख लिया है कि आप लोग अपनी बात पर अड़े हैं, तो 7 महीनों में आपने भी तो देखा, किसान भी वहीं बैठे हैं, नहीं हिल रहे वो वहां से। पूजा जी, जहाँ 100 लोग थे उनकी यूनियन के, आज 10 लोग नहीं बचे हुए, आधे से ज्यादा टेंट खाली है। कोविड काल चल रहा है सर, कोविड चल रहा है। अगर वहां पर संख्या ज्यादा होती है तब आप कहते हैं कि कोरोना काल चल रहा है और ये सुपर स्प्रेडर का काम कर रहे हैं, संख्या कम होती है तब आप सवाल उठाते हैं। सुनिए, देखिए, जो लोग इनके नेता बन रहे हैं, मैं खासकर टिकैत साहब को कहना चाहूंगा, जो 1992 में 12,000 रुपए की दिल्ली के पीतमपुरा में पुलिस का कांस्टेबल था, आज 800 करोड़ रुपए के ऊपर बिजनेस कर रहा है। इनके रातेवाल साहब का ये बिल है, ये देखिए। आपको लगता है ये किसान है जिन्होंने 3 लाख रुपए का पेमेंट किया हुआ है वहां के एक टीडीआई के होटल पे, जिस समय यूनियन चल रहा था, सब लोग ठंडक पे डर रहे थे, उस समय इनके नेता बगल के जो होटल है, जिसका मेरे पास कागज डॉक्यूमेंटेड है, उसमें 2,25,000 रुपए 20 दिन का बिल पे किया है। अच्छा शुभेंदु जी, एक बात बताइए, जो आंदोलन करते हुए 500 लोग मरे हैं, वो कौन थे? वो किसान नहीं थे, कौन थे वो? भाई वो किसान यूनियन के लाए हुए बहकाए हुए लोग थे, जिन्होंने इस कदर वो बहक गए कि अपनी जान गंवा दी उन्होंने, इस कदर बहक गए। ये इन्होंने ऊपर तो मुकदमा चलना चाहिए कि इन्होंने बेकार और बहुत जो किसान, अगर वो बहका रहे हैं तो आप समझा क्यों नहीं पा रहे? समझा रहे हैं, इसीलिए कल उन्होंने, खट्टर जी ने कहा है कि हमारे लोग जगह जगह जाएंगे, किसान को बताएंगे, हम बता रहे हैं, और बहुत सारे किसान सफल हो पा रहे हैं, सफल हो पा रहे हैं, लग रहा है आपको? होंगे, बिल्कुल होंगे। कब होंगे? 500 से ज्यादा लोग मर गए, कब सफल होंगे? कोरोना चल रहा है, 7 महीने का वक्त बीत गया, कब सफल होंगे? देखिए, समय लगेगा। जब इतनी बड़ी, जब देश के अंदर चेंजेस करना है, और ये पॉलिटिकल पार्टी बैठी हुई है, और पॉलिटिकल पार्टी को मुद्दा मिल गया है, यही आप पार्टी ने इसको पास किया दिल्ली में, पर जब देखा किसान यूनियन यहाँ पे लोग आ गए तो उसने पलटी मार ली। यही लोगों ने, मैं डेट वाइज बता सकता हूँ कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है कि ये 3 कानून लाए जाए, भारतीय किसान यूनियन के मैनिफेस्टो में मैं डेट वाइज बता सकता हूँ। नहीं, मैं आपकी बात से अग्री हूँ, मैं जानती हूँ कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था, मैं जानती हूँ। और भारतीय किसान यूनियन के मैनिफेस्टो में जो आज वो कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि एपीएमसी से बाहर हमको बेचा जाए, आरएससीओ से निकाला जाए। जब उनके खुद के ये कानून थे, आज वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने के लिए बैठे हैं। मैं आ रही हूँ शुभेंदु जी, आपके पास आती हूँ। प्रिंस वड़ैच जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप से प्रवक्ता हैं। प्रिंस जी, स्वागत है आपका। शुभेंदु जी कह रहे हैं कि किसान तो बैठे नहीं है वहां पर, यूनियन के सदस्य हैं, राजनीति कर रहे हैं, और अगर राकेश टिकैत इस तरीके का बयान देंगे कि 2024 तक हमारा किसान आंदोलन जारी रहेगा और 3 साल इनको दवाई देने की जरूरत है, कौन सी दवाई की बात वो करते हैं? और फिर क्यों सवाल नहीं उठेगा कि किसान आंदोलन राजनीतिकरण हो रहा है? बताएं। देखिए, सबसे पहली बात जो बीजेपी के प्रवक्ता ने की कि यहाँ पे असली किसान ही नहीं है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि असली किसान फिर कौन है? क्या ये गमले में खेती करने वाले असली किसान हैं? अगर हम नकली किसान थे तो इन्होंने 12 दौर की बातचीत किसान संगठनों से क्यों की? ये बार बार उनसे मिलने, उनसे संशोधनों के लिए क्यों बोल रहे हैं? 12 दौर की बातचीत किस मुद्दे पर हुई? वो तो बोल रहे हैं ना कि हम यूनियन से बात करने के लिए भी तैयार हैं, वो भी तो इस देश के नागरिक है ना, जो यूनियन के लोग हैं, हम तो उनसे भी बात करने के लिए तैयार हैं। तो हम भी तो सकारात्मक हैं। हमने तो खुद प्रधानमंत्री महोदय को चिट्ठी लिखी है बकायदा, संयुक्त मोर्चा ने, किसान संगठनों ने, कि आप सकारात्मक रूप से बातचीत कीजिए, लेकिन सरकार मन में मैल रख के किसान संगठनों से बात करती है, पूरे सच्चे मन से सकारात्मक रूप से बात नहीं करती, इसलिए बातचीत बेनतीजा रहती है, वार्ता विफल रहती है। नहीं, तोमर साहब कह रहे हैं आप आधी रात को कॉल कीजिए, आधी रात को आइए, हम बात करेंगे। कंडीशनल बात थोड़ी लोकतंत्र में होती है। तोमर साहब कहते हैं कि कानून रद्द नहीं होंगे। अब कानून रद्द करने में दिक्कत क्या है? जब ऑन दी टेबल देश के गृह मंत्री, जो इनका डेलीगेशन था, जो किसान संगठनों से मिलने के लिए आता था, जब वो ये कह रहा है कि आप कानूनों में बेइंतहा संशोधन करवा लीजिए, केवल खाली डब्बा रहने दीजिए, तो जब संशोधन करने को तैयार है, इसका मतलब कानूनों में कहीं खामी तो है, एक बात बताइए, कुछ गलती है, तो इनको रद्द करने में क्या दिक्कत? वड़ैच जी, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि कंडीशनल बातचीत नहीं होगी। वड़ैच जी, आप कह रहे हैं कि कंडीशनल बातचीत नहीं होगी, कंडीशंस तो आप भी अप्लाई कर रहे हैं ना। 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों पर स्टे लगा दिया, आपको वो मंजूर नहीं था। 12 जनवरी को 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, आपको वो मंजूर नहीं था। आप कह रहे हैं कृषि कानून रद्द कीजिए तब बात होगी। कंडीशंस तो आप भी अप्लाई कर रहे हैं ना, या केवल सरकार अप्लाई कर रही है?
देखिए, जहां तक 4 सदस्यीय की कमेटी की बात है, उसमें से एक जो मान साहब थे वो तो खुद ही कमेटी छोड़ करके चले गए थे। अगर उस सरकार उन पर राजी, तो सरकार ने उसके बाद दोबारा बातचीत के लिए क्यों बुलाया? सरकार बार बार ये कह रही है कि आप संशोधन करवा लीजिए, इनमें खामियां हैं, तो फिर उनको रद्द करने में क्या दिक्कत है? उनको रद्द करके क्यों नहीं किसान संगठनों से, किसानों से विचार विमर्श करके कानूनों को नए सिरे से साहब, लागू कर अभी दिया जाता है, फिलहाल ड्राफ्ट कृषि तैयार कानूनों करके। पर स्टे लगा हुआ है ना, अभी फिलहाल कृषि कानूनों पर स्टे है, अभी तो हाँ, लागू बिल्कुल नहीं स्टे हुए है। ना। सरकार ने हाँ भी जी। कहा है आप 1.5 से 2 साल तक इसको स्टे रख सकते हैं, आराम से बात हो सकती है इस पर। आपको नहीं अरे लगता तो कि हम वही एक तो मिनट कह मेरा रहे हैं, सवाल स्टे पूरा की होने राय रद्द दीजिए। करके दोबारा विचार करके बना लीजिए ना उनको। यानी आप किसान अपनी बात संगठनों पर को अड़े गलती हैं ना, से आप साबित मानते कीजिए हैं, आप मानते हैं आप अपनी बात पर अड़े हैं। मैंने देखिए, शुभेंदु जी किसान से भी संगठनों सवाल में किए, 500 साथी शुभेंदु हुए जी हैं से भी मैं हमने। पूछ रही हूँ हमारे सरकार 500 क्यों अड़ी है साथी इस पर? शहीद हुए हैं इस आंदोलन में। हम अगर अड़े होते तो 12 दौर की बातचीत ना होती। तो अड़े लेकिन तो है सरकार सर का आप। सकारात्मक रवैया एक नहीं बात है। बताइए वड़ैच साहब, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कृषि कानून रद्द हो फिर बात करेंगे, सरकार कह रही है हमने स्टे लगा दिया, हम नहीं लागू कर रहे, आप आकर के बात कीजिए। अभी आपको क्या तो हम तो प्रॉब्लम है? बात आपको करने नहीं को लगता तैयार बीच हैं। का हम रास्ता मैंने ये तो हो आपसे सकता है? पहले बताया, हमने बकायदा पत्र लिखा है प्रधानमंत्री महोदय को कि आप आइए चर्चा कीजिए हमारे साथ। लेकिन ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि हम एक फोन कॉल दूर हैं। आ हमने रही तो हूँ सर चिट्ठी आपके लिख दी पास, आते बकायदा शुभेंदु इनको, जी। दीजिए नंबर कौन सा है, हम फोन करते हैं इनको कि वार्ता करेंगे, टाइम रखें। आपके चैनल के माध्यम से प्रवक्ता को कहता हूं मैं, दीजिए हमें नंबर दें, हम उसमें फोन करते हैं, बताइए कब मीटिंग रखनी है। सारे किसान संगठन संयुक्त मोर्चा तैयार है पूरी तरह से मीटिंग के लिए। मीटिंग बिना शर्तों के हो सकती है क्या? दोनों से पूछ रही हूँ मैं, शर्त अप्लाई करके बात करेंगे, बिना शर्तों के बात होगी? देखिए, मैं एक बात जानता हूं, लोकतंत्र में नतीजा हमेशा वार्ता से ही निकलता है। जी। और किसान संगठनों की तरफ से कभी भी डायलॉग बंद नहीं किया गया है। डायलॉग सरकार की तरफ से ही बंद किया गया था जब कृषि मंत्री ने कहा था कि अब विज्ञान भवन संयुक्त मोर्चा के साथ मीटिंग के लिए खाली नहीं है, आप अपना कोई और इंतजाम कर ले। हमने कभी डायलॉग खत्म नहीं किया। लोकतंत्र में हल वार्ता से ही निकलेगा और हम वार्ता करने के लिए सकारात्मक हैं, पूर्ण रूप से तैयार हैं। शुभेंदु जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। हाँ, मैं देखो एक बात कहना चाहता हूँ पूजा जी। हमने 11 टाइम मीटिंग करी है। हम इनके सभी बातें जो जो इनको ठीक नहीं लगती है उसको संशोधन करना चाहते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि कानून को होल्ड कर दिया गया है। उसके बाद कमेटी भी बना दी उन्होंने, उसको भी नहीं माना। आप सोचिए कि इनका खाली एक ही उद्देश्य है, किस तरीके से ये कानून रद्द हो जाए, और उसके लिए जिद पे हैं। जब कानून है ही नहीं तो किस बात के लिए बैठे हैं? ये तो अपने आप बैठे हैं। हमने तो ना लागू किया कानून, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लागू नहीं कर सकते। मैं आती हूँ आपके पास, दोनों के पास वापस आ रही हूँ। 2 और मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए, गुनी प्रकाश जी के पास जाऊंगी मैं पहले। गुनी प्रकाश जी, सबसे पहले मुझे लगता है दर्शकों को भी बताना बहुत जरूरी है कि आप इस वक्त उस गुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कृषि कानून के फेवर में है। और आपने कल ही, मैं आपके बयान सुन रही थी, आपने कहा है कि मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र में आकर के अपना कार्यक्रम करें, हम उनके साथ हैं, कोई बीच में आएगा हम अपने हिसाब से निपटेंगे। सही कह रही हूँ मैं गुनी प्रकाश जी? बिल्कुल ठीक कह रही है आप। कृषि कानूनों के समर्थन में हैं आप? साहब, ये जो कृषि कानून की बात है ये बीजेपी द्वारा दिया गया नहीं है, ये खुली बाजार व्यवस्था माननीय आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही गुनी प्रकाश जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। आप हमारी जो हेलो, हाँ जी अब आ रही है, बोले। हाँ, तो जो ये कृषि कानून है, शरद जोशी साहब और भूपेंद्र सिंह मान, हमने शुरू से खुली बाजार व्यवस्था की मांग की और उस समय कांग्रेस भी इस बात पे लगभग सहमत थी। ठीक है, हाँ जी, बोलिए, पूरी कीजिए सर अपनी बात। उसके बाद लगातार जद्दोजहद चलती रही, जिसमें कृषि इसने कांग्रेस ने भी अपने ज्ञापन में रखा। अब सवाल यहाँ है कि कृषि कानून के बारे में जब लागू हुआ था तब तो टकैत साहब ने किया था, ये मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिली थी। और जब पंजाब में कांग्रेस द्वारा प्रायोजित जो प्रोपेगेंडा करके दिल्ली में दे गए थे, उसके बाद वो उसमें कूद गए। और हमने कृषि मंत्री को पूरे प्रदेश के 23 जो संगठन है अलग अलग प्रदेशों के केसीसी, हमने कृषि मंत्री को कहा था कि ये तीनों कानून किसानों के हित में है और इसको रद्द करेंगे तो उसके खिलाफ हम भी आंदोलन करेंगे। ये जो 3 कृषि कानून है उनमें किसानों को आर्थिक आजादी मिलेगी, क्योंकि आड़ती की जो लूट है इसमें हम सवाल कह रहे हैं, गुरनाम सिंह चुनूनी खुद आड़ती है, राज्यपाल खुद आड़ती है। अब उन आड़तियों की बढ़ाए, क्योंकि मंडी की लूट जो आड़ती के द्वारा की जा रही है वो किसान को एक बाजार मिलेगा। मेरी बहस है उसके प्रकाश जी, हाँ जी, आपसे और मेरे कई सवाल हैं लेकिन आपकी आवाज बहुत ज्यादा इको कर रही है। एक बार टेक्निकल मुझे लग रहा है कोई समस्या, उसको दुरुस्त कर लीजिए। आपके पास मैं वापस आ रही हूँ।
टेक्निकल इशू को प्लीज रिजॉल्व कर दीजिए एक बार। गुनी प्रकाश जी से मेरे कई सवाल हैं, मुझे उनसे सवाल पूछने हैं, प्लीज रिजॉल्व कीजिए। लेकिन उससे पहले मैं चंद्रमोहन जी के पास जाऊंगी। चंद्रमोहन जी, कांग्रेस पर आरोप लग रहा है, आपने तमाम आरोप सुने हैं, शुभेंदु जी भी कह रहे हैं कि ये यूनियन का प्रदर्शन है, यूनियंस का आंदोलन है। पूजा जी, बेसिक क्या है कि इस देश के अंदर जो आज भाजपा सरकार है, देश बदल गया है। इस देश के अंदर क्या है, जब भाजपा को आपकी जरूरत होती है तो यूनियन का अंदर कोई भी चीज होगी वो सही हो जाएगी। और जब देश का किसान पिछले 7 वर्षों से 7 महीनों से बैठा हुआ है सड़कों के ऊपर, तो वो किसान नहीं है, वो माओवादी हो जाता है, कभी टैक्स होता है, कभी आतंकवादी होता है। अभी इन्होंने उनको दलाल भी बोल दिया। लेकिन अगर उन्हीं चीजों के अंदर उन्हीं यूनियन गवर्नमेंट करके बैठ जाए, पगड़ी पहन के तो वो किसान भी हो जाएगी, वो यूनियन भी ठीक हो जाएगी। क्योंकि जब गुप्कार गैंग से मीटिंग करनी है तो प्राइम मिनिस्टर भी मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन गुप्कार गैंग अगर कोई अपनी बात रखेगा तो वो माओवादी और टाइल्स हो जाएगा। ये नीति भाजपा के जब से शासन में आई है वो चल रही है। और शुभेंदु जी, मैं आपसे बोल दूं कि जो आपने बोला है कि किसान बैठे रहेंगे 10 साल, 5 साल, 20 साल, अहंकार की सत्ता जिस दिन बदल जाएगी, जिस वक्त बदलेगी, उसके कुछ घंटों के बाद ये कानून भी बदले जाएंगे और किसानों की बात भी मान जाएगी और किसानों को सर्वश्रेष्ठ बनकर इस देश के अंदर खड़ा किया जाएगा। ये हमारा वादा है आपसे। आपने अपने मैनिफेस्टो में भी कृषि कानूनों का जिक्र किया था ना चंद्रमोहन जी, जवाब आपको देना पड़ेगा। चंद्रमोहन जी, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी तो था ना, कृषि कानून लेकर आएंगे, था या नहीं था? बिल्कुल पूजा जी, हमारे मैनिफेस्टो में था, लेकिन उस मैनिफेस्टो के अंदर उन मंडियों को बढ़ाने की बात करी गई थी जिन मंडियों का सरोकार किसान के साथ है। उसके अंदर हम हमारे दो की विनती की और सिस्टम को डेवलप करने की बात नहीं करी, विरोध किसान कर रहे हैं। बड़ी स्पष्टता की बात है कि देने वाला जब कोई चीज देता है तो देने वाला अगर शर्त है उसको लेने वाले की, तो उसे देने का कोई औचित्य नहीं रहता। जब आपने कानून बनाए और इतने दौर की मीटिंग खत्म हो गई, 15 दौर फ्लॉप हो गए और हर मीटिंग के अंदर आपको संशोधन करना पड़ गया, तो फिर उन मीटिंग्स और उन किसान जो आपने बनाया है उसका वैल्यू रह गई। आपके बैठने के बाद आपके हित में चले जाए तो ठीक, आपके हित चले जाए तो गलत। आपने किसान बात करी कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने उसके अंदर मंडियों को बढ़ाने की बात करी थी। यही बात इनकी आदरणीय नेता सुषमा स्वराज ने और अरुण जेटली जी ने भी सदन में बैठ के बात बोली थी कि जो मंडियां हैं वो किसान की हितकारी होती है, उसका यूज होता है, वो उसका एक हितैषी तरह से काम करता है। और आज उसी मंडल को आप बंद करके, ठीक है, मैं आती हूँ चंद्रमोहन जी, आपके पास आ रही हूँ, आपके पास आती हूँ मैं। और भी कई आरोप जो कांग्रेस पर लगे हैं उन पर भी बात करेंगे हम, और इस मैनिफेस्टो को लेकर भी जिक्र भी करेंगे। गुनी प्रकाश जी, मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंच रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। हाँ जी, गुनी प्रकाश जी, आपने कहा कृषि कानून किसानों के हित में है और लंबे समय से आप लोग मांग कर रहे थे, इस सरकार ने उस मांग को पूरा कर दिया, ठीक है। भूपेंद्र सिंह मान सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई उन 4 सदस्यीय कमेटी का एक सदस्य थे जिन पर यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी किसानों से बात करने की। सहमत हैं आप इस बात से? क्या मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल। फिर इस जिम्मेदारी से क्यों उन्होंने पीछे पांव हटाए? जब सरकार जी, जब वो बात कर सकते थे, जब सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन पर सौंपी थी, क्यों वो पीछे हटे? और इस बात का जिक्र उन्होंने किया कि किसानों के हितों के साथ मैं समझौता नहीं कर सकता। इस बात के, इस बयान के क्या मायने थे? हाँ जी, उसका मायने ये है, माननीय भूपेंद्र सिंह मान को राष्ट्रपति ने नॉमिनेट सदस्य बनाया था वीपी सरकार में, और उसके बाद भी उन्होंने लगातार भारतीय किसान यूनियन के फाउंडर है, 1978 में उन्होंने नींव रखी थी, और टिकैत साहब को भी उन्होंने सदस्यता दी थी भारतीय किसान यूनियन की। जब यही लोग कहने लगे कि मान साहब तो एकदम तो कानून के फेवर में है, इसलिए हम उससे बात ही नहीं करेंगे, जब उन्होंने उनका बायकॉट कर दिया, उसके बाद मान साहब के पास क्या रास्ता था कि वो उन्होंने कहा कि जब आप मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, पहले मेरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने कर दिया। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि हम हमारे खुले दिल से किसान मोर्चा बात करने को लिए तैयार है। हरियाणा के हालात ये है कि वहाँ ये किसी मंत्री संतरी किसी को देखो, सरकार से बात करनी है तो सरकार तो हरियाणा में भी है। आप यहाँ डंडे के बल पे तोड़ फोड़ करके हरियाणा के अंदर हिसाब में जो कांड हुआ, उसी दिन मुजफ्फरनगर में नरेंद्र सिंह टिकैत। गुनी प्रकाश जी, मैंने आपसे जो सवाल किया, मैं
हाँ जी, उसका जवाब अच्छे तरीके से समझ नहीं पाई हूँ या फिर आप समझा नहीं पाए। मुझे एक बात हाँ बताइए, जी, जब हाँ जी। जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई, उस वक्त पर उन्होंने ये बयान दिया कि मैं किसानों के हितों के साथ समझौता नहीं कर सकता, मैं हाँ। पंजाब और किसानों के साथ हूँ। ये किसी प्रेशर में उन्होंने कहा था, किसी दबाव में कहा था क्या? नहीं नहीं, किसी के दबाव में नहीं किया। जैसे अपने चैनल पे आपने मेरे को बुलाया, अगर मैं इनकार आप कहोगे हम आपको बिठाएंगे ही नहीं, आपको बाहर निकाल देंगे। ये संयुक्त मोर्चा ने आधारी उनकी स्टेटमेंट को उन्होंने कहा कि मान साहब से तो हम बात ही नहीं करेंगे। मान साहब तो पहले ही, उसके उन्होंने बायकॉट करने के बाद ठीक है, और आज भी अगर उन्होंने बॉयकॉट किया था तो उस वक्त पर हाँ। जो सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदारी सौंपी थी उसके जरिए वो किसानों से बात कर सकते थे ना, या नहीं कर सकते थे? उस जिम्मेदारी से पीछे क्यों हटे? सुनो, उस जिम्मेदारी से जो कृषि कानून की हम वकालत कर रहे हैं वो मान साहब के निर्देश के कारण कर रहे हैं। हमने मान साहब ने कहा कि 3 कृषि कानून के साथ है और उन्होंने क्या समझौते की बात ये कही थी, जो 3 कृषि कानून है वो किसान की आर्थिक आजादी का रास्ता है और उस रास्ते को ये बंद करवा रहे हैं। अब आप ये कह रहे हैं मान साहब पे इल्जाम ला रहे हैं, इल्जाम इन पे होना चाहिए। इन्होंने पूरी सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं गए। चलो मान गुनी साहब प्रकाश ने जी, बायकॉट कर लिया। गुनी आप प्रकाश किसी जी, ने सुप्रीम कोर्ट के 7 पास- महीने से किसान आंदोलन चल रहा है, 7 महीने से। हाँ जी। क्या अभी ये समझ में आया कि हमें सरकार का साथ देना है, सर मुख्यमंत्री जो भी कार्यक्रमों का बॉयकॉट हो रहा है उनका साथ देना है, या कृषि कानूनों किस तरीके से किसानों के फेवर में है, अब लोगों को समझाना है? 7 महीने के बाद समझ में आया? नहीं साहब, जिस दिन ये कानून बने, अध्यादेश बने, तब भी जाके हमने सरकार को कहा कि हम इसका समर्थन करते हैं। उसके बाद जो कमेटी बनाई गई, कमेटी पे हमने कहा पूरे 23 प्रदेश है, उन्होंने जाके लिख के कहा कि हम इसके समर्थन करते हैं। पूरे प्रदेश के 23 प्रदेशों के संगठनों ने जाके पत्र लिखा और मीडिया में गया और अब भी पूरे हरियाणा में हमने डीसीओ को ज्ञापन दिया। अब सवाल ये है कि अब क्यों बोले, अब इसीलिए बोले जब ये कह रहे हैं कि हम तो बातचीत, जब ये कहेंगे मुख्यमंत्री को धमकी देंगे कि हम तो आने नहीं देंगे। अब कुछ समस्या आखिरकार हरियाणा की सरकार के साथ बातचीत तो करेंगे और आप डंडा लेके आप लोग जाकर थानों का घेराव करोगे और उसपे मोर्चे के ऊपर बलात्कार होगा, सरेआम किसान को जला देंगे या कि तो आत्महत्या होगी। इनका रवैया लाल झंडा और धार्मिक निशान का, इनका राजनीतिक डंडा है, इनका धार्मिकरण और राजनीतिकरण हो चुका है। किसान के मसले से इनका कोई लेना देना नहीं है। खुद गुरनाम सिंह चुगुनी ऐलान करता है कि हम तो बड़ा ये डंडा लेके, हमने मुख्यमंत्री को कहा क्योंकि हरियाणा के अंदर डायरेक्ट पेमेंट दी गई, एमएसपी की फसल गिरी गई, उन्होंने कहा कि हम आने नहीं देंगे। हमने कहा मुख्यमंत्री की जो बाकी की समस्या उनके लिए मथाना के अंदर हम उन्होंने सहमति कर दी और 15 दिन बाद हम वह करेंगे। अब वो कहेंगे विरोध करेंगे, सारी जगह आप देखो हरियाणा में। एक बात बताइए गुनी प्रकाश जी, एक बात बताइए, आप तमाम बातें कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सरकार ने जो कृषि कानून बनाए वो बहुत अच्छे हैं, हम सरकार के साथ हैं, हम कृषि कानूनों के साथ हैं, हम सरकार का समर्थन करते हैं। अगर यही कृषि कानून एक गुट को अच्छे नहीं लगते, वो कहते हैं कि हम कृषि कानूनों का समर्थन नहीं करते, और अगर आप कहते हैं कि हम समर्थन करते हैं, आप सरकार के फेवर की बात करते हैं, वो सरकार के इन कानूनों के अगेंस्ट बात करते हैं, तो वो राजनीति कर रहे हैं और आप राजनीति नहीं कर रहे हैं। नहीं साहब, अपनी राजनीति हम क्या कि लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष है, पर क्या किसी के अगर बिल्कुल, मैं वही तो कह रही हूँ ना, लोकतंत्र में हर किसी के पास फ्रीडम है, तर्क वितर्क है। अगर वो इस फैसले से राजी नहीं है तो वो राजनीति कर रहे हैं। आप इस फैसले से राजी हो तो आप राजनीति नहीं कर रहे हो, ऐसे कैसे? नहीं साहब, राजनीति ये कह रहे, मैंने कभी चुनाव नहीं लड़ा, महेंद्र सिंह टिकैत ने कभी चुनाव नहीं लड़ा। तो ये राजनीतिक लोग खड़े हैं, गुरनाम सिंह चुगुनी ने डायरेक्टर का सुप्रीम का चुनाव लड़ा, जमानत जब्त हुई, विधानसभा का चुनाव लड़ा, 1100 वोट हुई, इसकी पत्नी ने आप पार्टी का चुनाव लड़ा, वो भी इसकी जमानत जब्त। अगर चुनाव से हारे हुए लोग आके अगर इसके ठेकेदार बनेंगे तो धमकियां देंगे, 11 वोट लेने वाला क्या कहेगा, हरियाणा के मंत्री को किसी संतरी को बढ़ने दूंगा। ठीक है, ठेकेदारी है, आ रही हूँ गुनी प्रकाश जी आपके पास, समझ गई मैं आपकी बात, और भी सवाल हैं आपसे, मैं आती हूँ आपके पास। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं प्रिंस जी। जी देखिए, ये जो गुनी प्रकाश जी अभी कह रहे थे कि इनके साथ किसान हैं,
तो इनको बोलिए अपना जो इनका गृह क्षेत्र है, शायद कैथल जिले से आते हैं, 100 किसान इकट्ठा करके बताएं। अगर किसान इनके साथ थे तो लाखों किसान जो आंदोलन कर रहा है वो कहां से आ रहा है? इनके समर्थक किसान कहां मौजूद हैं? कहां है इनका संगठन? धरातल पे जाकर के देखिए, इनसे कहिए जरा 100 आदमी इकट्ठे करवाएं। ये कह रहे हैं ज्ञापन दिए, कौन से जिलों में इन्हें ज्ञापन दिए? संख्या तो प्रिंस जी जो किसान आंदोलन कर रहे हैं बॉर्डर्स पर, उनकी भी कम होती जा रही है। देखिए कोई संख्या कम वहां पर हम जाएंगे। राकेश टिकैत का ये बयान, इससे राजनीति से नहीं जोड़ा जाएगा क्या प्रिंस जी? सवाल नहीं उठेंगे क्या? पहले तो आप ये बताइए, राजनीति करना लोकतांत्रिक देश में कोई पाप है क्या? कोई गैर कानूनी काम है? गुणी प्रकाश जी कह रहे चुनूनी साहब, लेकिन किसानों का नाम लेकर किसानों की आड़ में राजनीति करना ये जायज है क्या? कौन कानूनों के? अरे ये कानूनों को रद्द करके या कानूनों का फायदा समझाएं लोगों को, उनकी राजनीति खत्म कर दें। क्यों राजनीति का मौका दे रहे हैं हम लोगों को? ये हम तो इनसे कह रहे हैं लोगों को समझाएं आकर के, लोग इनके अपने फेवस लेकिन प्रिंस जी देखिए, खत्म हो जाएगी अपने आप से। जाहिर सी बात है ये एक ऐसा मुद्दा है, सवाल सभी से कर रही हूं मैं, जो भी मुझे लगता है कि 2024 तक आंदोलन की बात है, ये सरकार जानती है उसने आंदोलन कब तक चलवाना है। जब हम सीधा इतना जानते हैं, जब तक एमएसपी पर कानूनी गारंटी लिखित में नहीं मिल जाती, कानून रद्द नहीं हो जाते, आंदोलन तब तक चलेगा। आपने कहा 2022 में रद्द कर दे, आप समझिए बात को, आपने कहा सरकार जानती है आंदोलन कब तक करवाना है, आपने कहा ना ये बात, कही ना ये बात, लेकिन राकेश टिकैत तो कह रहे हैं 2024 तक चलेगा आंदोलन। उन्होंने भी यही कहा है कि जब तक सरकार मांग नहीं जाती, अगर सरकार 2024 तक नहीं मानेगी तो 2024 तक चलेगा, कल मान जाएगी तो कल खत्म हो जाएगा। ये 2024 कहां से आया? ये 2024 इसको कैसे डिसाइड किया? 2024 देखिए चुनावी वर्ष है, देश के अंदर आम चुनाव वही तो कह रही हूँ, वही कह रही हूँ मैं। अगर सरकार अपने देश के नागरिकों की बात नहीं मानती तो नागरिकों के पास क्या हक है? नागरिकों के पास एक ही अपना एक बात बताइए, बदलेंगे 7 महीने हो जाएंगे 26 जून को 7 महीने हो जाएंगे पूरे किसान आंदोलन को। इस बीच हमने बहुत सारा चीजें देखी हैं, बहुत बयान सुने हमने, बहुत सारी घटनाएं हमने देखी, लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा कि किसान आंदोलन बदनाम हो रहा है? बेशक वो बंगाल से आई युवती के साथ रेप का मामला हो, किसी किसान को जिंदा जलाने का मामला हो, 26 जनवरी को हुई हिंसक घटनाएं आंदोलन को बदनाम करने की बात है, जब से दिल्ली में मोर्चा लगा है, सरकार पहले दिन से षड्यंत्र रच करके कभी खालिस्तानी, कभी आंदोलनजीवी, कभी नक्सली, कभी आतंकवादी बताकर के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आंदोलन के अंदर नक्सली, खालिस्तानी, आतंकवादी होते तो आज 7 महीने से आंदोलन शांति से चल रहा है, क्या चल पाता? जहां तक बंगाल की युवती से रेप की बात है, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि रेप की घटना पर एफआईआर किसने दर्ज करवाई? संयुक्त किसान मोर्चा ने कमेटी बना करके एफआईआर दर्ज करवाई। बाद में पीड़िता के पिता के बयान भी आपने सुने। और अगर वहां पे रेप की घटना को इतना बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है, जिस किसान को हर घंटे में 4 से 5 रेप होते हैं, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? जिस किसान को जिंदा जलाने का आरोप किसान आंदोलन पर लग रहा है, वहां पे आंदोलनरत किसानों पे लग रहा है, उनके परिवारजनों की बाइट भी आपने सुनी होगी, उनके बयान भी सुने होंगे। उनके भी सुने आपने, एक वीडियो उसके बाद जो सामने आया मैंने देखा, मैंने बिल्कुल देखा वो वीडियो। आप मुझे बात बताइए, मैंने देखा वो वीडियो, आप मुझे बात बताइए प्रिंस जी। अगर कहीं पर कोई ऐसी घटना होती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई, लेकिन वो घटनाएं आंदोलन स्थल पर हो रही है ना, और किसान पूर्ण रूप से कानून के साथ है। प्रिंस जी आप बात को समझिए, प्रिंस जी आप बात को समझिए, ये जो भी घटनाएं हो रही हैं, ये आरोप लग रहे हैं किसान आंदोलन पर, मैं नहीं जानती ये किसने किया, पुलिस का काम है, पुलिस करेगी, ठीक है, लेकिन ये आंदोलन स्थल पर हुआ ना, जिम्मेदारी किसकी है? क्या किसान नेताओं की जिम्मेदारी नहीं है अगर आंदोलन स्थल पर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं? हर रोज सैकड़ों डकैती, अपहरण, कत्ल की घटनाएं हो रही हैं, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन? बिल्कुल सरकार जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, खट्टर लेंगे क्या? कानून व्यवस्था के लिए सरकार जिम्मेदार है। जिम्मेवारी नरेंद्र मोदी की है क्या? आप शुभेंदु जी यहाँ पर बैठे हुए हैं मेरे साथ, अभी 2-3 दिन पहले डिबेट में जुड़े थे, जब हमने अपराधों को लेकर डिबेट की थी, क्या शुभेंदु जी तब आपसे सवाल नहीं किए गए थे सरकार की जिम्मेदारी को लेकर? बिल्कुल किए गए। सरकार जिम्मेदार है, जिस आंदोलन स्थल पर ये घटनाएं हो रही हैं, किसान नेता क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे? जी बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो,
जो बनती कार्रवाई है पुलिस उन पे कार्रवाई करे, आरोप कोर्ट में तय होंगे। ये थोड़ी है भाजपा के नेता उठेंगे कोई भी अपना आरोप लगा देंगे आंदोलन को बदनाम करने के लिए। मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, सरकार कितनी ही साजिशें कर ले आंदोलन को बदनाम करके कुचलने की, ये आंदोलन प्रकृति चला रही है, देश की जनभावना इस आंदोलन के साथ है। आंदोलन जीते बिना ये आंदोलन खत्म नहीं हो सकता, सरकार को किसानों की मांगे माननी ही पड़ेंगी। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास, शुभेंदु जी के पास जाऊंगी, लेकिन चंद्रमोहन शर्मा जी काफी देर से उनका कुछ रिएक्शन में नहीं ले पाई हूँ। चंद्रमोहन जी, आरोप कांग्रेस पर ये लग रहे हैं कि कांग्रेस स्पॉन्सर कर रही है आंदोलन को। देखिए, बिल्कुल हम किसानों के साथ हैं पूजा जी, और बिल्कुल छाती ठोक के साथ हैं, क्योंकि जो गलत बात है उसके अगेंस्ट कांग्रेस की आवाज और कांग्रेस का नेतृत्व, कांग्रेस का हर जन खड़ा है। कांग्रेस के पूरा जन इस समय किसानों के साथ है, क्योंकि जो किसान की जरूरत है वो सरकार को माननी चाहिए। देखिए, विषय क्या है, विषय आप सरकार की एक पृष्ठभूमि क्या है, किसान की सरकार ये कहती है कि किसानों की इनकम डबल करना चाहती है, ग्रोथ करना चाहती है। किसान कह रहे हैं कि वो मेरे लिए फायदेमंद नहीं है। तो जिस चीज दे रहे हो, जिस चीज को किसान मानने को तैयार नहीं है, उसके अंदर द्वंद किस बात का पैदा करा जा रहा है, किसके लिए पैदा करा जा रहा है, कौन सी ऐसी शक्ति है, कौन सा ऐसा व्यक्तित्व है जिसके कारण सरकार इस विषय को 7 महीने तक किसानों की बात को सुनने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ा गंभीर प्रश्न, 500 से ज्यादा किसान की इस आंदोलन में शहादत दे दी, और शहादत देने के बाद उसके बाद भी कोई नहीं हुआ। आपने लाल किले के कांड को ले लिया, लाल किले के कांड में आपने खालिस्तान और बड़े बड़े ऐसे शब्द इस्तेमाल कर दिए, लेकिन उसके बाद आपने सुनवाई नहीं करी। उतने आपदा के दौर के अंदर, जिस आपदा के दौर के अंदर पूरा मतलब दुनिया तबाही है और पूरी दुनिया परेशान है, उस दौर के अंदर किसान वहां पर खड़ा, और मेरे मित्र कह रहे हैं कि वो दलाल हैं। क्या कोई दलाल 7 महीने तक सड़कों के ऊपर बैठ सकता है? बिल्कुल नहीं बैठ सकता। क्या कोई दलाल अपने कांग्रेस इस आंदोलन को स्पॉन्सर कर रही है क्या, चंद्रमोहन जी? और देखिए, बिल्कुल हम स्पॉन्सर नहीं कर रहे, हम किसानों की मांग के साथ हैं, और कांग्रेस की पार्टी, कांग्रेस की तरफ से हम किसानों ये जो आरोप लग रहे हैं, एक किसान को जिंदा जलाने के आरोप लग रहे हैं, और जो घटना बंगाल की युवती के साथ रेप के सामने आई, इस पर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, कोई भी गलत नीति और कोई भी गलत वक्तव्य के साथ कांग्रेस कोई सपोर्ट नहीं करती। अगर किसान की किसी का कोई वहां पर डेथ हुई है, उसके लिए हम किसी भी अहिंसा जो चीज है उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। उसकी कार्रवाई होनी चाहिए, और उसके ऊपर जो भी कोई है उस पर कठोर से कठोर कदम सरकार को उठाना चाहिए, लेकिन उसकी राजनीति नहीं करनी चाहिए। जब हम राजनीति बनाते हैं तो राजनीति के अंदर राष्ट्र की बात को ली जाती है, किसी एक नीति के कारण उसका बेनिफिट नहीं लिया जाता। राजनीति आपने नोटबंदी की बनाई, लेकिन नोटबंदी के अंदर भी कई सौ व्यक्तियों की जाने चली गई, लाइन पे लग गई, तो फिर तो पेशेंट उठता है कि उसकी जान के जाने के कारण भी किसी पे केस होना चाहिए या सजा होनी चाहिए। लेकिन आपने उसको पल्ला झाड़ दिया कि राजनीति थी नोटबंदी का। तो आज उसी राजनीति के अंदर जो आपने किसान के लिए जो बनाया है उस सिस्टम को, जो आपने रूपरेखा तैयार करी, उसको किसान नहीं मान रहे। चंद्रमोहन जी, एक बात बताइए, एमएसपी कृषि कानूनों का हिस्सा तो नहीं है? कृषि कानूनों का कोई हिस्सा नहीं है एमएसपी, ये तो आप जानते होंगे मुझे लगता है। लेकिन लड़ाई तो एमएसपी की है। आप बिल्कुल एमएसपी की लड़ाई है। चंद्रमोहन जी, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। किसान अपनी एमएसपी का हक आज से मांग रहा है क्या? आप लोगों ने क्यों नहीं दिया? क्यों कानून नहीं बना दिया एमएसपी? हाँ, किसान अपनी एमएसपी का हक सरकार से मांग रहा है, जो उसका संविधान के अंदर उसका अधिकार है, और उसी अधिकार के अंदर वो मांग रहा है। संविधान के तहत अधिकार। पूजा जी, मेरा वक्तव्य पूर्ण दिए। देखिए, कोरोना जैसी महामारी के अंदर, आपदा के अंदर सरकार को ऐसी कौन सी जल्दी थी कि इन तीनों काले कानूनों को अध्यादेश के बिना लाए, और कोर कमेटी की मीटिंग के बिना, गुनी प्रकाश जी आ रही हूं आपके पास, किस तरह की जल्दी लाकर इसको पारित कर दिया गया? क्या ऐसी जल्दबाजी थी? क्या सर्वदलीय कमेटी की मीटिंग नहीं होनी चाहिए? मैं तो पूछ रही हूँ ना उनसे, क्या जल्दबाजी थी? अगर किसान मना कर रहे हैं तो फिर क्या जिद लगी है? चंद्रमोहन जी, आप भी तो ये बताएं ना, एमएसपी पर कानून आप लोगों ने क्यों नहीं बना दिया? 70 साल आपकी सरकार रही है, क्यों आपको एमएसपी की चिंता नहीं हुई? क्यों आपको किसानों की चिंता उस वक्त पर नहीं हुई? देखिए, बिल्कुल किसानों की चिंता रही, तभी हमने 75,000 करोड़ लोन भी माफ करा। किसानों की चिंता रही, तभी किसान के अंदर ऐसी न्याय योजना भी हमने लगाई थी। किसानों की चिंता रही, तभी जय जनता ने क्यों नकारा आपको? अगर इतनी चिंता आपको किसानों की थी, तो फिर क्यों जनता ने नकार दिया? पृष्ठभूमि हिंदुस्तान के अंदर जवान के साथ मानी जाती है, इसीलिए आज हम किसान की आवाज बन के खड़े हैं। तो कांग्रेस ने बिल्कुल किसानों का साथ दिया है, किसानों के साथ रहा। आज कांग्रेस की आवाज के ऊपर इसी एमएसपी की लड़ाई के अंदर, तो मैंने पीछे अपने चंद्रमोहन जी, मेरा सवाल ये था कि एमएसपी पर कानून आप क्यों नहीं लेकर आ गए? आप कह रहे हैं हमने किसानों के लिए ये किया वो किया, मैं पूछ रही हूँ आप कानून क्यों नहीं लेकर आ गए?
पूजा जी फिर उसी का विरोध तो सुषमा स्वराज और जेटली जी कर रहे थे सदन के अंदर जब यूपीए की सरकार थी। अगर उस समय भाजपा सही थी तो आज भाजपा गलत क्यों है? उसका विरोध तो उस समय कर रहे थे, बड़े मुखर नेता बड़े पृष्ठभूमि के साथ विरोध कर रहे थे। तभी सुषमा स्वराज ने कहा था कि जो अड़ती होता है वो उसका एक दोस्त की तरह होता है, उसकी भाऊ बहन की शादी होती है, उसका चीज होता है, उसको ले लेता है। सारे वक्तव्य आज भी सदन के अंदर पृष्ठभूमि में लगे हुए हैं। तो वो तब भाजपा सही थी, आज भाजपा सही है। चंद्रमोहन जी, मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। आप अपना इतिहास देखिए, 2004, 2009, 2014, 2019 में भारतीय किसान यूनियन के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लगातार कांग्रेस को सपोर्ट किया गया। आज उसके बाद 2019 में तो आपके एक ऑफिशियल ट्विटर में, जिसमें राहुल गांधी और सुरजेवाला भी थे, और उसमें कहा गया कि चौकीदार चोर है, और उसी ट्विटर पे ये लिखा है कि हम ये अड़तियों को विरोध करते हैं, हमको इसके बाहर निकाला जाए। ये सब चीजें आपने खुद आज से 1 साल पहले कही है, जब वही सब कानून जी आप भूल गए हैं जब मेरे देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे तो इसी आवाज को बड़ी मुखर होकर मुख्यमंत्री के होने के नाते यूपीए सरकार के केस में उठाते थे। उन वक्तव्यों को भी याद करिए। इसी के और किसानों के सदन के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री चंद्रमोहन जी, एक-एक करके प्लीज, मैं सबको पूरा समय दे रही हूँ सर। मैं तभी सबसे बात कंप्लीट करके दूसरे गेस्ट के पास जा रही हूँ। एक एक करके बात करते हैं। शुभेंदु जी पूरी कीजिए अपनी बात। चंद्रमोहन जी आती हूँ आपके पास, आपको जब वक्त दूंगी आप काउंटर कीजिएगा पूरा वक्त। आपकी सरकार, आपके किसान, भारतीय किसान यूनियन की जितनी मांगे थी, सब मांगों को मानते हुए ये कानून बनाया गया। आपको ऐसा लगा जब किसानों ने विरोध किया, पहले आपने कुछ नहीं बोला, जब किसानों ने विरोध किया और एक टीम बन गई, यूनियन खड़ी हो गई, तब आपको लगा कि ये आपदा का अवसर है, हम क्यों ना, जो पूरी भारत में कांग्रेस 0 पे चली गई और कई जगह पे तो 0 से नीचे चली गई, जिन स्टेट में आपकी सरकारें थी सब खत्म हो गई, तो आपको लगा कि शायद किसानों के इस आंदोलन से आती हूँ चंद्रमोहन जी आपके कांग्रेस पास खड़ी हो जाए, और इसको कांग्रेस को खड़ा करने का प्रयास आप कर रहे हो, और इसलिए कांग्रेस इस समय पर आपदा में अवसर ढूंढ रही है और इस पूरे जो आंदोलन है उसको फाइनेंस कर रही है। जहां तक प्रवक्ता बीकेयू प्रिंस जी कह रहे थे कि बहुत सारे लोग हैं, किसान को 1000 रुपए से लेके 2000 रुपए ट्राली के साथ दिए जा रहे हैं, कितनी वीडियो आपने देखी है, कितने किसानों ने कहा कि हमको पैसा दिया जाता है इसलिए आते हैं। आप पैसा दे के लाइए, आप किसी तरीके से लाइए, यदि किसान को ला रहे हैं, और हम यूनियन से भी बात करते हैं, कई बार कई फैक्ट्रियों के अंदर मजदूर यूनियन होती हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। जहां तक पूजा जी ने कहा कि मेरा कोई ऑफिस है, उस ऑफिस के अंदर यदि कोई रेप हो जाता है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उसका ऑनर हूँ, पुलिस मेरे को बुला के बंद करेगी कि आपके प्रीमिसेस में हुआ है, इसलिए नोटबंदी में हुई मौतों के लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेवार है क्या? हरियाणा में हर रोज लूटपाट होती है, उसके लिए मनोहर लाल खट्टर जी जिम्मेवार है क्या? मेरी बात सुनिए प्रिंस जी, जिस दिन तक योगेंद्र यादव ऐसे नॉन किसान लोग इस आंदोलन को चलाएंगे तो ये आंदोलन में वो नहीं निकलेगा। और आपने कहा दूसरी सरकार, हो सकता है कि आने वाली 5 सरकारें भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, तो हो सकता है आपको 25 साल तक यहीं पे बैठना पड़े। हम तो शांति से बैठे हैं, हमने कहा प्रिंस जी आ रही हूँ आपके पास, प्रिंस जी आती हूँ आपके पास, देश फैसला गुरु प्रकाश जी के पास भी आ रही हूँ, सबके पास एक एक करके। लेकिन शुभेंदु जी एक सवाल मेरा आपसे है, नरेंद्र तोमर जी ने कहा कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे, आपने भी शुरुआत इसी से की थी, कृषि कानून तो वापस होंगे नहीं, बात कर लीजिए आके। किसानों की एक मांग है एमएसपी को लेकर, क्या एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने के लिए सरकार तैयार है, हाँ या नहीं? पूजा जी मैं उसी में जवाब देता हूँ, हाँ ना की बात नहीं है जी। एक 16 रुपए का गेहूं है जो हम सबसे अच्छी क्वालिटी का मानते हैं। अब एमएसपी कानून के हिसाब से यदि कोई सब स्टैंडर्ड गेहूं है जिसकी वैल्यू 12-13 रुपए है, हम कैसे 16 रुपए में खरीदेंगे आप बताइए? तो वो कैसे हो सकता है एमएसपी सभी अनाज के ऊपर? अनाज जितना ये हो सकता है कि जो सरकार परचेज करे, जो सरकार की अपनी बोरोइंग्स है उसमें तो एमएसपी लगा हुआ है। और आज भी हम लोग सबसे ज्यादा इसी किसानों से लेते हैं, जो पंजाब हरियाणा और यहाँ का किसान है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान है, सबसे रिच किसान है, क्योंकि आज तक की सरकारें उन्हीं से एमएसपी पे खरीदती रही। यानी आप कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये है ही नहीं मैम, सबको मालूम है, इसलिए ये भी नहीं आएगा।
एमएसपी जितना सरकार बोरोइंग करती है उसी पे लग सकता है, और जहां लगता रहा है। फिर आप ये क्यों कह रही हैं कि एमएसपी थी है और रहेगी? नरेंद्र मोदी जी बकायदा ये क्यों कहती है, कृषि मंत्री कहता है, मनोहर खट्टर जी कहती है कि एमएसपी नहीं रही तो इतिहास अपना मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप क्यों कहते हैं थी है और रहेगी एमएसपी? बिल्कुल शुभेंदु जी, मैं खुद इसी सवाल पर आ रही थी कि फिर क्यों बात ये कही जाती है कि अगर एमएसपी खत्म हुई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, या फिर एमएसपी थी है और आगे भी जारी रहेगी, इस तरीके के बयान क्यों? बहुत छोटा सा फर्क है। जो सरकार बोरोइंग कर रही है एमएसपी पर, वो आज भी कर रही थी, और जहां पहले वो 7 आइटम पे करती थी, अभी 23 आइटम पे कर रही है। मेरा ये कहना है, और एमएसपी का रेट भी बढ़ाया हमने। मेरा ये कहना है कि सरकार अपने ऊपर कानून बना सकती है, पर प्राइवेट लोग भी एमएसपी पे खरीदे, ये कानून नहीं बन सकता, क्योंकि अनाज का कोई एक कैटेगरीज नहीं है। यदि एक कैटेगरीज होती अनाज की कि हम एक ही टाइप का अनाज खरीदते, आज आप चावल खरीदने जाते हो, एमपी का जो गेहूं है तो 40 रुपए का आटा मिलता है, और कहीं पे 25 रुपए का भी आटा मिल रहा है। गेहूं में फर्क है, एमएसपी सभी टाइप के गेहूं पे नहीं हो सकता। हाँ, सरकार तो हम तो उनका मिनिमम मांग रहे हैं। ये तो बासमती में भी है, अगर कोई धान होती है, सरबती है, दूसरी है, तो उनका एमएसपी होता है। बासमती अलग रेट से बिकती है कि मिनिमम 1800 तो रहेगा ही रहेगा मोटी धान वाला, जो सुपीरियर क्वालिटी ऊपर बिके। हम तो न्यूनतम मांग रहे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य। आप कह रहे हो कि ग्रेडिंग में फर्क है, क्वालिटी में। इससे पहले भी मान लीजिए धान का 1872 रुपए 88 रुपए रेट था, जिसके अंदर मॉइस्चर होता है, दाना काला होता है, उसका कट 1-2% पहले भी लगता है। वो तो अब क्वालिटी के लिए तो पैरामीटर आएंगे ही। अभी भी आपने जो धान का एमएसपी दिया है वो इसी तरीके से दिया है। गुनी प्रकाश जी कुछ कह रहे हैं, गुनी प्रकाश जी बोलिए। रहेगा। मैडम जी, मेरा ये कहना है, जो एमएसपी पे जो चर्चा है, पहली बात तो एमएसपी किसानों की फसल लूटने का कानून है। हेलो, किस तरह से? बोलिए बोलिए। हाँ जी, अच्छा। नंबर 2, जब किसान की एमएसपी पे विरोध हुआ तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट तय कर दी गई थी। तय होने के बाद उसमें एक रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट के बाद माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो मुख्यमंत्री थे, उनकी एक कमेटी बना दी कि इसको लागू करो। 14 तक मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने उसको लागू नहीं किया। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट तो C2 + 50% का है। कांग्रेस ने जो आज एमएसपी का गीत गाई है, हम कह कि एमएसपी जो है वो किसानों का लागत खर्च लाभकारी नहीं मिलता। हमारी शुरू से मांग है, लाभकारी किसानों को मुहैया किया जाए। जो मौजूदा एमएसपी है वो किसानों की फसल लूट के, गरीबों में फ्री में बांट के, फ्री में गेहूं बांट के, जैसे अब सरकारें भी बांट रही है। ये सरकार का सिर्फ वोटों का हथियार है, चाहे उसमें बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दूसरी पार्टी हो। ये पीडीएफ जो है, ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम है। ठीक है सर, मेरे पास समय की कमी है, माफी के साथ रोकना चाहूंगी। आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो देखिए, कृषि कानूनों को लेकर संग्राम अभी भी जारी है। रास्ता क्या होगा इस बात का अभी तक कोई अता पता है नहीं, क्योंकि सरकार बार बार कहती है हम बातचीत के लिए तैयार हैं, किसान कहते हैं हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन दोनों ही पक्षों की तरफ से कंडीशंस अप्लाई कर दी जाती हैं। दोनों ही पक्ष कहते हैं कि हम अपनी अपनी शर्तों के हिसाब से बात करेंगे। सरकार की शर्त ये कि कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, बाकी मुद्दों पर आप बात कर लें। किसान कहते हैं कि कृषि कानून वापस लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। अब ऐसे में बीच का रास्ता क्या होगा? हर बार जब भी हम इस मुद्दे पर डिस्कशन करते हैं, ये सवाल ज्यों का त्यों बना रहता है। बड़ा मुद्दा में मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ।